हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BPSE 144, जिसका सब्जेक्ट नेम है दक्षिण एशिया का एक परिचय। यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं, क्योंकि इस PDF के सभी क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स को कवर करते हैं। तो इस PDF से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा सब्सक्राइबर होना अनिवार्य है। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस PDF को हम अपने सब्सक्राइबर के साथ ही शेयर करेंगे। दूसरा अपडेट आपके लिए यह है कि इसका हमारे पास सेट 2 भी अवेलेबल है, जो कि पेड है। लेकिन सेट 2 का पेड प्राइस इतना कम है कि इजिली आप सभी स्टूडेंट उसे परचेज कर पाए। तो सेट 2 को जो भी परचेज करना चाहता हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सेट 2 के PDF को परचेज कर सकते हैं। ये PDF सेट 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक जरूर सुने, क्योंकि यहां पे सभी क्वेश्चन का इतने इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप PDF ना भी मिले तो भी आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख के आ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो जो दक्षिण एशिया है या जो उसके देश है, तो इसका राजनीतिक महत्व क्या है, राजनीतिक इंपॉर्टेंट किस तरह से है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो इसमें जो प्रमुख देश आते हैं वो आएगा आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। और यहाँ की जो भौगोलिक, राजनीतिक और जो आर्थिक स्थिति है, इसने विश्व स्तर पे राजनीतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि दक्षिण एशिया का भौगोलिक क्षेत्र ही कुछ ऐसा है, या यहाँ की राजनीति ही कुछ ऐसी है, या यहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ इस प्रकार की है जिसने कि यहाँ के भू राजनीतिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पे दृष्टि रखने को लोगों पे विवश कर देता है। अगर हम इन दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है शक्ति के लिए संघर्ष देखने को मिलेगा, साथ ही साथ व्यापार क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा से लेकर कई चुनौतियां देखने को मिलती है। तो यही सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो भू राजनीतिक महत्व के तौर पर देखें तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट आता है भूगोलिक और समुद्री मार्ग के तौर पर। यानी जो दक्षिण एशिया के देश हैं ये कुछ ऐसे भौगोलिक स्थितियों पे हैं जहां से विश्व का अधिकतर व्यापार मार्ग है। और कौन सा, जल मार्ग। यानी कि देखें कि दक्षिण एशिया की जो भी देश है ये कहां बसे हुए हैं, तो इनकी बसावट हिंद महासागर के, जो हिंद महासागर है उसके जल मार्गों के आसपास है। और यहां पे सबसे प्रमुख जो जल क्षेत्र हैं जैसे कि मलक्का जल संधि, इसके अलावा होमुर्जल जल संधि और बाब अल मंडप, तो ये ऐसे प्रमुख जल मार्ग हैं जहां से विश्व का अधिकतर व्यापार होता है। और यह व्यापार केवल दक्षिण एशिया के देशों से नहीं बल्कि समूचे यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों के साथ भी यहीं से व्यापार होता है, जिसकी वजह से यहां का जो क्षेत्र है यह काफी यूजफुल हो जाता है, नॉट ओनली फॉर दक्षिण एशिया बल्कि चीन, अमेरिका और जो अन्य वैश्विक शक्तियां हैं सभी सामरिक दृष्टिकोण से और समुद्री मार्ग और यातायात के तौर पे इस देश पे या इस जगह पे अपनी नजर हमेशा बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से देखते हैं कि यहां का व्यापार, सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह हिंद महासागर का क्षेत्र इतना विस्तृत क्षेत्र है और इतना विविधता पूर्वक क्षेत्र है। फिर दक्षिण एशिया में दूसरी सबसे बड़ी यहां पे जो भौगोलिक रणनीति है वो आता है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव। तो यहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच देखें तो हमारी जो है भू राजनीतिक तौर पे काफी दोनों के बीच में संघर्ष शुरू से चलता आ रहा है। सीमा विवाद हमारा उनके साथ शुरू से है। कश्मीर मुद्दे को लेकर देखें तो कई बार हमारे इनसे युद्ध हो चुके हैं। और समस्या की बात यह है कि ये दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न है, जिसकी वजह से अगर इनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है तो यह वैश्विक चिंता का कारण बन जाता है और दक्षिण एशिया में भी इसका भयंकर परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो चीन का प्रभाव बढ़ते जा रहा है उसने इस क्षेत्र के जो भूमिगत राजनीति है, जो भू राजनीति है, उसको बहुत अधिक प्रभावित किया है। क्योंकि चीन के कुछ ऐसे कारनामे हैं जैसे कि वन बेल्ट वन रोड, और यहाँ जो
पाकिस्तान के साथ ये सीपैक योजना पे काम कर रहा है, तो इसने दक्षिण एशिया के सभी देशों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि चीन इससे अपनी आर्थिक उन्नति करेगा, व्यापारिक उन्नति करेगा और इसके अलावा इन मार्गों का वो सैन्य उपकरणों को पहुंचाने और सैन्य गतिविधियों के लिए भी करता है। इसके अलावा चीन और भारत के संबंध भी कोई खासा अच्छे नहीं रहे हैं। हमें लगातार सीमा विवाद, चाहे वो लद्दाख क्षेत्र में हो या अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में हो, तो इन देशों में, इन क्षेत्रों में देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा तनाव और जो सामरिक स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण मुद्दे ये बने रहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा की बात करें तो ये भी दक्षिण एशिया की भू रणनीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और ऊर्जा के साधनों की सभी को आवश्यकता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के जितने देश है यहां पे देख रहे हैं कि उद्योगीकरण तेजी से हो रहा है, यहां की जनसंख्या बहुत तेजी से हो रही है, जिसकी वजह से सभी को पावर की जरूरत है और इस पावर की पूर्ति के लिए जो वैश्विक देश हैं इन देशों को, दक्षिण देशों को एज अ मार्केट देखते हैं, ताकि वो अपना यहां पे ऑयल और गैस इनको बेच सके और मोटा पैसा कमा सके। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों में देखें तो जैसे कि जो जल स्रोत हो गए उसके बीच में भी इन दक्षिण एशियाई देशों के बीच में काफी विवाद रहते हैं। जैसे कि देखें कि सिंधु नदी को लेकर, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसके जल स्रोतों को लेकर भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत बांग्लादेश तीनों के बीच ही लगातार इसमें विवादपूर्वक इश्यूज बने रहते हैं। इसके अलावा आर्थिक बाजार और जनसंख्या भी यहाँ की रणनीतिक तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि दक्षिण एशियाई के सभी देशों का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक तौर पे अगर बात करें तो दक्षिण एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट देश भारत आज विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था या तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, सबसे बड़ी, जिसकी वजह से विश्व के कोने कोने के देश इसको एज अ मार्केट देखते हैं और सभी देशों ने, दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, सभी में कुछ ना कुछ हमें आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती रहती है, जिसकी वजह से विश्व का और दक्षिण एशियाई के देशों का सबका इंटरेस्ट इन चीज में लगा रहता है। इसके अलावा वैश्विक शक्ति संतुलन में भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे हम भारत पाकिस्तान के विवाद के बीच करें या चीन और भारत के विवादों को देखें, तो इसमें वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए अन्य देश भी इंटरफेयर करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि चीन की जो बढ़ती हुई प्रभुत्व शक्ति है इसको कम करने के लिए अमेरिका समय समय पर भारत के साथ कुछ ना कुछ समझौते करता रहता है, जिसमें कि भारत और अमेरिका के कई सामरिक या समझौते हैं या साझेदारी है वो देखने को मिलते हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम करते हैं और जो भी सामरिक क्षेत्रीय उद्देश्य हैं उसके लिए भी अमेरिका और भारत साथ में कई काम करते हैं, जिसकी वजह से वैश्विक शांति के लिए भी ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता पर टिप्पणी लिखिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है आपका सेकंड क्वेश्चन भी। तो इसमें आपको दक्षिण एशिया की जो सुरक्षा गतिविधियां हैं उसके बारे में बताना है। तो दक्षिण एशिया की अगर सुरक्षा गतिविधियों की बात करें तो ये बहुत अधिक जटिल और संवेदनशील है, क्योंकि इसके कारण यह है कि इन देशों में लगातार हमें कुछ ना कुछ राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है, सैनिक परिवर्तन देखने को मिलता है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। तो इस जो स्थानीय यहाँ के जो विवाद हैं, ठीक है, और वैश्विक स्तर पे जो घटनाएं घट रही हैं, इन सभी इशू ने दक्षिण एशिया की जो सुरक्षा है उसको प्रभावित किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो रोल आ जाता है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों ही परमाणु शक्ति देश है, दोनों के बीच कश्मीर को लेकर कई युद्ध हो चुके हैं और आज भी ये सीमा विवाद का इशू जारी है, जिसके बदले में पाकिस्तान समय समय पर आतंकवादी घटनाएं को अंजाम देता रहता है भारत में। और अगर कभी इन दोनों देशों के बीच सामरिक फिर से मुठभेड़ हुई और परमाणु शस्त्रों का प्रयोग किया गया तो इसका भयंकर परिणाम हमें दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दक्षिण एशिया और पूरा विश्व इस चीज को लेकर काफ़ी चिंता में और तनाव में रहता है। इसके अलावा चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक उपस्थिति भी दक्षिण एशिया और विश्व के लिए काफ़ी चिंता का दृष्टिकोण बना हुआ है, जिसमें कि हमने वन बेल्ट वन रूट की बात करी, सीपैक की बात करी, जिसके माध्यम से चीन जो है अपने आप को आर्थिक तौर पर समृद्ध कर रहा है। इसके अलावा चीन ने लगातार जो है अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई है और भारत पे समय समय पर ये भारत के सीमाओं के पास कुछ ना कुछ चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश करता है, विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से
दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी खतरा मंडराता रहता है। आतंकवाद भी यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट जो है मुद्दा बना हुआ है। इसने भी दक्षिण एशिया के सभी देश और विश्व के अन्य कोनों में भी इसको काफी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बना रखा है। हम दक्षिण एशिया के देशों की बात करें, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, तो यहाँ पे हमें कई आतंकवादी संगठन जैसे कि लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन देखने को मिलते हैं, जो कि न केवल भारत के खिलाफ बल्कि विश्व स्तर पे भी कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं, जिसकी वजह से विश्व के लिए और भारत के लिए काफ़ी चुनौतियां यहां सुरक्षा को लेकर सामने आती रहती है। इसके अलावा संघर्ष और युद्ध की संभावना भी दक्षिण एशिया के देशों में लगी रहती है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों का भी इस क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि सभी के लिए दक्षिण एशिया जो है एज अ मार्केट के तौर पर है, चाहे वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को लेकर हो या सामरिक डेवलपमेंट्स को लेकर हो। तो सभी देश, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या कोई अन्य यूरोपीय देश हो, फ्रांस हो, तो भारत या अन्य दक्षिण एशियाई के देशों को एज अ बहुत बड़ा मार्केट ये देखते हैं और इस सारी चीज़ ये दक्षिण एशिया के सुरक्षा को प्रभावित करने का काम करती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मानव विकास को परिभाषित कीजिए और इसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो मानव विकास क्या है और इसकी चुनौतियां क्या है, ये आपको बताना है। तो अगर मानव विकास की बात करें तो व्यापक तौर पे अगर हम मानव विकास को परिभाषित करने का काम करें तो इसके अंतर्गत आती जो चीजें हैं वो है व्यक्तियों की समग्र रूप से भलाई, व्यक्ति की स्वतंत्रता और एक व्यक्ति को मिलने वाले अवसर से संबंधित है। इसमें हम देखते हैं कि केवल मानव विकास का अर्थ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, सामाजिक समानता हो और जीवन स्तर में सुधार कर सके, ऐसी जब हम दशाएं व्यक्ति के लिए उत्पन्न करेंगे तो ये आपकी मानव विकास की परिभाषा कहलाएगी। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी कहता है कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों की चयन की स्वतंत्रता को बढ़ाना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें अवसर प्रदान करना ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाए। तो ये है यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास की परिभाषा। मानव विकास केवल पर कैपिटा इनकम जो है उससे नहीं लिया जा सकता, प्रति व्यक्ति आय से नहीं लिया जा सकता, बल्कि मानव विकास तब समग्र रूप से विकसित माना जाएगा जब एक व्यक्ति को सारी समग्र बुनियादी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो पाए। अब अगर हम बात करें मानव विकास की चुनौतियों की, तो मानव विकास की चुनौती सभी देश, समाज और व्यक्तियों को प्रभावित करती है। तो मानव विकास की जो सबसे प्रमुख चुनौती है वो है आर्थिक असमानता। हमें आज देखने को मिलता है कि जो अधिकतर पूंजी है या संसाधन है विश्व के कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों के हाथों से नियंत्रित होती है और उन्हीं के पास अधिकतर संसाधन और पैसा उपलब्ध है। लेकिन जो अधिकतर देश है, खासतौर से विकासशील देश और जो गैर विकसित देश है, तो यहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है। लोगों के पास जो है दैनिक जीवन यापन के लिए भी पैसा नहीं होता। तो इस आर्थिक असमानता मानव विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिक्षा और कौशल की कमी, मानव विकास का जो नींव रखने का काम करता है वो काम करता है शिक्षा। लेकिन हम विकासशील देशों में बात करें तो यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता इतनी बड़ी समस्या है कि इसने मानव विकास को बाधित किया है, जिसमें देखते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा है उसकी बहुत अधिक कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, लोगों में कौशल विकास की कमी है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। युवाओं को देखें तो वो बेरोजगारी का स्तर उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ये सारी समस्या मानव विकास के लिए काफ़ी चिंतित करने वाली है। इसके अलावा मानव विकास का एक और चुनौती है स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति, और ये स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति भी खासतौर से हमें विकासशील देश और गैर विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे बुनियादी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आज भी टीकाकरण प्रॉपर नहीं हो पाता, सुरक्षित मातृत्व प्रॉपर नहीं है, लोगों की बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता, उनकी सेवाएं नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक व्यक्ति का जितना जीवन होना चाहिए वो उससे पहले ही उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। मलेरिया, इसके अलावा जो गैर संक्रामक रोग है, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, तो इसका प्रसार लगातार हमें इन देशों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सामाजिक असमानता भी मानव विकास के लिए प्रमुख चुनौती बन गई है, जिसमें कि देखते हैं कि एक मानव दूसरे मानव के साथ जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव कर रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है, उन्हें रोजगार के कम अवसर दिए जा रहे हैं, या लिंग के आधार पर उनसे वेतन कम दिया जा रहा है, उनसे सिर्फ घरेलू काम लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मानव विकास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा पर्यावरण संकट भी
मानव विकास के लिए काफ़ी कठिनाइयां और चुनौतियां सामने ला रही है। इसमें हम देखते हैं कि मानव ने आज अपने विकास की पूर्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए सभी पर्यावरण संसाधन जैसे कि जल हो गया, वन हो गए, तो इनका इतना अधिक दोहन किया है कि इन क्षेत्रों में हमें पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है और ये भी विकास कार्यक्रम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध भी मानव विकास के लिए चुनौती है। आज अगर विश्व के किसी भी कोने में देखें तो कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, चाहे हम माफ कीजिएगा, रूस और यूक्रेन की बात करें, इसके अलावा इजराइल की बात करें और फिलिस्तीन की बात करें या फिर सीरिया की बात करें, तो इन सभी जगह पे राजनीतिक अस्थिरता है और युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत ज़्यादा जीवन का सामना करना पड़ रहा है। उनका जीवन समाप्त हो रहा है, उनको शिक्षाएं नहीं मिल पा रही, भोजन नहीं मिल पा रहा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपका मानव विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चुनौतियां हैं। और जैसा कि आपको बताया था, ये PDF मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। PDF को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, वो पासवर्ड हमने यहां अपने स्क्रीन पे दे दिया गया है। इसी पासवर्ड के द्वारा आप PDF को ओपन कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां आपको लगातार इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट नोट पूछ सकता है। पहला पूछेगा आपसे पार राष्ट्रीय संगठित अपराध के बारे में। तो अगर पार राष्ट्रीय संगठित अपराध के बारे में बात करें तो ये ऐसे अपराध होते हैं जिनका एक संगठन होता है और ये अपराधी व्यक्ति एक देश में नहीं बल्कि एक से अधिक देशों में अपने अपराधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जो कि प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलेगा, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, साइबर क्राइम्स होते हैं, हथियारों का अवैध व्यापार होता है, आतंकवाद होता है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो क्राइम होते हैं इन पार राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए जाते हैं। और ये पार राष्ट्रीय जो संगठन जो अपराधी हैं, इनके पास इतनी अधिक संसाधन होते हैं, तकनीकी तौर पे ये इतने सक्षम होते हैं या इनके पास फंडिंग इतनी अधिक होती है कि इन संगठनों को और इन अपराधियों को पकड़ पाना और इनको नष्ट कर पाना काफ़ी चुनौतीपूर्वक होता है। और इन संगठनों का कार्य देखिए तो अनेक विश्व के देशों में फैला रहता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि ये जो मादक पदार्थों का जो तस्करी करते हैं तो ये कई देशों को पार करके वहाँ पे इन चीज़ों को पहुँचाते हैं, अवैध हथियारों का धंधा करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो ये अपराध सभी देशों के लिए चुनौतीपूर्वक बने हुए हैं, जिससे किसी भी देश की आंतरिक और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और वहाँ पे ये सामाजिक स्थिरता को भी काफी नुकसान पहुंचाता है और वहां के कानून के शासन को भी काफी खतरा प्रदान करता है। और इन सब कारणों से वहां पे आतंकवाद भी काफी वित्तीय पोषित होती है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट शॉर्ट नोट। दूसरा पूछता है वैश्वीकरण के बारे में, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है, जिसमें आप बता सकते हैं कि वैश्वीकरण ने कैसे आज एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट किया है, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, जिसमें कि सीमाओं की जो है परत हमें धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है। आज हम किसी भी वे में बात करें, चाहे कनेक्टिविटी में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सूचना संचार की बात करें या संस्कृति का आदान प्रदान की बात करें, तो एक देश का दूसरे देश से संबंध काफ़ी ईजी हो गया है, व्यापार काफ़ी ईजी हो गया है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं हमारे देश में, एक वर्ल्ड नेटवर्क बन चुका है। तो ये ही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की बदलती प्रवृत्तियों और दक्षिण एशिया में पर्यावरण पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी शॉर्ट में करेंगे क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, इसका बेस आप पहले ही समझ चुके हैं। दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें जो प्रमुख देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो इन सारे देशों में देखते हैं कि यहाँ पे विकास कार्यक्रम बहुत तेजी से लागू किए जा रहे हैं, यहाँ पे औद्योगिकरण काफी तेजी से हो रहा है, वैश्वीकरण और उदारीकरण का इन देशों में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है और इस औद्योगिक विकास के कारण यहाँ पे हमें जो है पर्यावरण का काफ़ी अधिक नुकसान देखने को मिला है। जिसमें अगर हम आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की बात करें तो दक्षिण एशिया की जो तमाम देश है, भारत सहित, तो इन देशों ने 1990 और 91 के आसपास अपने देशों में उदारीकरण और वैश्वीकरण जैसी नीतियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, अपनाना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आई और जिसकी वजह से उद्योग धंधे इतने अनियंत्रित तरीके से आगे बढ़े, जिससे कि हमें प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला। खासतौर से अगर हम
भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूटेड शहर में से दिल्ली काउंट होता है। इससे ज्यादा शेमफुल हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमारी देश की क्या स्थिति हो चुकी है। तो दक्षिण एशिया के देशों में देखें तो औद्योगिकरण ने काफी नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा है। इसके अलावा शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण ने भी जो गांव की जनसंख्या है वो शहरों से प्रवासित होकर गांवों से प्रवासित होकर शहरों की ओर आ रही है और शहरों पे इतना अधिक दबाव पड़ते जा रहा है कि यहाँ पे आप प्रति एकड़ बात करें या फिर कोई भी पैमाना ले ले तो इसमें जनसंख्या घनत्व इतना अधिक हो गया है कि ये अमानवीय है और ये इंसान की जीवन लायक कंडीशन नहीं है। खासतौर से मुंबई और दिल्ली जैसी महानगरों में बात करें तो इतनी संकरी गलियां आपको देखने को मिलेंगी, इतनी लंबी इमारतें देखने को मिलेगी और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगातार आवास की शॉर्टेज हो रही है और घर बनाने के लिए कृषि संसाधन उसको त्याग करना पड़ रहा है, जो वन क्षेत्र है उसको काटना पड़ रहा है। इसके अलावा से सूखा आ रहा है, बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये शहरीकरण ने भी काफी भयंकर इंपैक्ट दक्षिण एशिया के देशों पर दिया है। इसके अलावा वैश्वीकरण और संसाधनों का शोषण, तो दक्षिण एशिया के देशों ने जब आर्थिक विकास को तेज करना शुरू किया जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पे आए और इस वैश्वीकरण के कारण जब मल्टीनेशनल कंपनीज यहां आती है तो संसाधनों का बहुत अधिक दोहन करना शुरू कर दिया। चाहे हम खनिज तेल निकालने की बात करें, गैस की बात करें या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, इन सबका इतना अधिक अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया गया कि जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्पन्न हो गया। जो भूमि की उर्वरता थी वो समाप्त हो गई, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट आ गया, जल संकट और संसाधनों का प्रबंधन यहां पे सही से नहीं किया गया। इसके अलावा वनों की कमी और जैव विविधता को भी काफी नुकसान पहुंचा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वीडियो काफी ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है इसलिए इसको हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन 6, 7 और 8 आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।